हम लोगों ने इस पर्टिकुलर लेसन को गाइस एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इस लेसन को, किस लेसन को, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो एनसीईआरटी में भी इसी नाम से है, बोर्ड्स में भी इसी नाम से है, एंड जो रेफरेंसेस है, रेफरेंसेस में इसको क्या कहा जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस लेसन को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, यस और नो। पहला पार्ट एक्सपेरिमेंटल थिंग्स, एक्सपेरिमेंटल एडवांसमेंट्स जो हुई थी वो, देन हम लोग इस पार्ट को डिस्कस करने के लिए पहुंचे थे, कौन सा, क्वांटम नंबर्स, बराबर। तो क्वांटम नंबर्स क्या है इसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा था। तो क्वांटम नंबर्स क्या है ये डिस्कस करते वक्त मैंने कल आप लोगों को एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट बताया था। क्वांटम नंबर के डिस्कशन के लिए मैंने आप लोगों को एक हाइपोथेटिकल, मतलब जो हाइपोथेटिकल ना कहेंगे लेकिन जो डे टू डे लाइफ में हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी उसके बारे में इस तरीके से सोचा नहीं है। फिजिक्स इस फिनोमिनॉन, जो एक्सपेरिमेंट या फिनोमिनॉन में दिखाने वाला हूँ, फिजिक्स उसका एक्सप्लेनेशन अलग देता है। हम लोग केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए उस एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, थोड़ा सा चेंज किया। मैंने आप लोगों को बताया कि लाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, लाइट को और एक तरीके से क्या बुलाया जाता है, और एक नाम क्या है लाइट को, लाइट को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहा जाता है। क्यों, कल मैंने आपको ये डायग्राम दिखाई थी, क्या दिखाया था मैंने डायग्राम में, मैंने आपको एक साइनोसाइडल वेव दिखाई थी। वेव का नेचर इस तरीके का हो तो आपको मैथ्स में बताया गया होगा कि साइनोसाइडल वेव क्या होती है, ये साइन वेव कही जाती है। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, जस्ट फॉर दिस इंस्टेंस ये याद रखो कि दिस इज अ साइन वेव। वेव का मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो ये एम्पलीट्यूड है पॉजिटिव या निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। वेव के दो जो क्रेस्ट होते हैं, यानी कि पॉजिटिव एम्पलीट्यूड वाले रीजन जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्रेस्ट। दो क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस, दो केस के क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस वो होता है लैम्बडा, यानी कि वेवलेंथ। ये हम लोगों ने कल देखा था एंड मैंने आपको यही बोला था कि क्या, अगर इस तरीके से इस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट हो रही है, दिस इज दी, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मतलब वेव इस डायरेक्शन में आगे जा रही है हॉरिजॉन्टली, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ वेव, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ ऐसा करके वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इस डायरेक्शन में अगर क्या है, इसी डायरेक्शन में वेव ने अपना, कौन से वेव ने, लाइट वेव ने, लाइट रेज जो वेव के फॉर्म में प्रोपगेट हो रहे हैं इस डायरेक्शन में, उन्होंने डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट क्या बनाती है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करती है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करती है। एंड हमारे पास सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है जो लाइट प्रोपगेट होते वक्त मीडियम में या मीडियम ना हो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हुआ उसकी स्ट्रेंथ मेजर कर सकते हैं, ऐसे इक्विपमेंट है। तो उसी से पता चला है कि लाइट हैज मैग्नेटिक कंपोनेंट एंड इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, मतलब क्या, लाइट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट प्रोपगेट्स थ्रू मीडियम, और वैक्यूम के थ्रू प्रोपगेट होते हुए भी वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी ही करेगी, कौन, लाइट वेव। इसीलिए लाइट को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहां तक हम लोग आए थे, यस और नो। तो ऐसी लाइट जो खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जब प्रिज्म के ऊपर बम्बार्ड की जाती है तो क्या होता है, हम लोगों को ये फिनोमिनॉन दिखता है, यस और नो, हम लोगों को ये फिनोमिनॉन दिखता है, जैसे रेनबो दिखता है वैसे ये फिनोमिनॉन दिखता है हम लोगों को, यस और नो। और आप लोग इसे कहते हो डिस्पर्शन, बराबर, डिस्पर्शन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स, यस और नो, यू कॉल इट एज अ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। यही आप लोगों ने कहा है ना, यस और नो, सबने यही कहा है ना, डिस्पर्शन ऑफ लाइट ही कहा है ना, यस। यस सर। यहां तक हम लोग आए थे कल, यहां तक हम लोग आए थे कल, यस और नो, डू यू रिमेम्बर, डू यू रिमेम्बर, यहां तक हम लोग आए थे, हाँ सर।
सबको पता है, यहाँ तक हम लोगों का हुआ था, मैंने आपको बताया था कि लाइट कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है, लाइट को क्यों कहा जाता है, लाइट इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वन अनदर क्रिएट करती है, मीडियम के थ्रू प्रोपगेट होते वक्त लाइट वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट होगी उस डायरेक्शन में लाइट वेव अगर वेव के फॉर्म में प्रोपगेट हो रही है, उसी डायरेक्शन में अगर लाइट ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट क्या क्रिएट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, यानी कि लाइट हैज इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए लाइट रेज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहा जाता है। लाइट रेज के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस कैटेगरी में आएगा, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर टाइप का लाइट रे, अगर वो यूवी लाइट है, यूवी लाइट का रे है, विजिबल लाइट का रे है, गामा रे है, एक्स रे है, माइक्रोवेव रीजन का रे है, कोई भी लाइट रे हो, ये गामा, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, आईआर, इंफ्रारेड रेज, ये टाइप क्यों किए गए हैं, कैसे किए गए हैं लाइट की ये टाइप्स, ये टाइप लाइट के या ये क्लासिफिकेशन लाइट का लैम्बडा के बेसिस पे या फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे, लैम्बडा यानी कि वेवलेंथ या न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम लोग क्या किए हैं, लाइट को इन डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किए हैं, यस और नो, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ लाइट रेज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लैम्बडा और न्यू, न्यू यानी कि न्यू यानी कि क्या, न्यू यानी कि क्या, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के या वेवलेंथ के इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिफरेंट लाइट रेज को अरेंज करना, यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी कि क्या, डिफरेंट लाइट रेज को उनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। सपोज हम लोगों ने क्या लैम्बडा के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, मतलब एनर्जी बढ़ रही है, लैम्बडा कम एनर्जी ज्यादा, लैम्बडा के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो पहले कौन आएगा, पहले आएगा यूवी, फिर क्या विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव वगैरह वगैरह, यूवी एनर्जी कम, विजिबल की थोड़ी ज्यादा, आईआर और ज्यादा, माइक्रोवेव, गामा, एक्सरे, ऐसा करके करके कॉस्मिक रेज तक हम लोग जाएंगे। तो ये जो अरेंजमेंट होगी आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा, वो उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो हर एक रे जो होता है लाइट का, किसी भी टाइप का रे हो, चाहे वो आईआर हो, चाहे विजिबल लाइट हो, या फिर यूवी लाइट का रे हो, या फिर माइक्रोवेव लाइट का रे हो, हर एक को मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है, मतलब हर कोई रे अगर पास करेगा, प्रोपगेट करेगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा ही करेगा। तो किसी भी टाइप की लाइट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह सकते हैं, बिकॉज किसी भी टाइप की लाइट कैपेबल है क्या क्रिएट करने में, मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसी लाइट हम लोगों ने प्रिज्म के ऊपर डाली, तो हम लोगों को क्या दिखा, उसमें से जो विजिबल लाइट के रेज है वो अपने कॉम्पोनेंट्स में डिस्पर्स हो गए, यानी कि उनका सेपरेशन हुआ अपने कंपोनेंट्स में। सो विजिबल लाइट भी इन सातों कलर से ही बनी हुई होती है, और यही हमारे आईज डिटेक्ट कर सकते हैं। बाकी रेज भी इमिट हुए होंगे प्रिज्म में से, लेकिन वो डिटेक्ट करने की क्षमता हमारे आईज की नहीं है, इसलिए हम लोगों को सिर्फ 7 कलर स्पेक्ट्रम दिखा। यस और नो, यहां तक हम लोग आए थे कि नहीं आए थे, आर यू गेटिंग मी गाइस, यहां तक हम लोग आए थे कि नहीं आए थे, सानिका यहां तक हम लोग आए थे, डिड यू गेट दिस, ये समझ में आया तुझे सानिका, यहां तक हम लोग आए थे कि नहीं आए थे, आई एम आस्किंग संस्कृति, वैभवी हम लोग आए थे कि नहीं आए थे, वैभवी, वैभवी, दिशा, यस सर। शामवी हम लोग यहाँ तक आए थे कि नहीं आए थे, वेदांत, यस सर। सार्थक, यस सर। शिवतेज, श्रेयस, बोध श्रेयस, स्वराज, स्वस्ति, हर्ष, यस सर। ये सबको समझ में आ रहा है जो भी मैंने बोला अब तक, सबको समझ में आया, यस सर। यस, सबको समझ में आया, ये आया ना, हाँ सर। करण, तनय समझ में आया, करण, तनय समझ में आया, सबको समझ में आया, कुशल, आर यू देयर, कुशल है क्या, ओके, आई थिंक ही इज नॉट देयर, ठीक है, आई थिंक ही इज नॉट देयर। तो चलो यहां तक समझ में आया सबको, अगर यहां तक सबको समझ में आया है, यहां तक सबको समझ में आया है, तो फिजिक्स इस फिनोमेनन का रीजन क्या बताता है बोलो, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स क्या रीजन है,
क्या रीजन है? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स क्या रीजन है? कोई बताएगा? सर मीडियम। ओके, कोई कहता है मीडियम, बाकी किसी को और कुछ कहना है? सर व्हाइट लाइट ऑलरेडी 7 कलर से कंपोज्ड है, इसीलिए वो डिफरेंट कलर्स में मतलब कैसे डिस्पर्स होता है वो दिखाए। ओके, 7 कलर से कंपोज है, लेकिन व्हाट आई एम आस्किंग कि ये 7 कलर में सेपरेशन क्या हुआ, क्यों हुआ? प्रिज्म ने ऐसा क्या कर दिया कि लाइट जो एक रे के फॉर्म में एंटर कर रही थी वो 7 कंपोनेंट्स में सेपरेट हो गई? ऐसा क्या किया प्रिज्म ने? इसका कोई रीजन तो बताया होगा फिजिक्स सर में। रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ओके, तो मीडियम चेंज होना यही रीजन बताया गया है किसमें? फिजिक्स में, बराबर। हम लोग जरा अलग तरीके से सोचे क्या? हम लोग जरा अलग तरीके से सोचे क्या? थोड़ा सा जुगाड़ लगाए क्या? यू वांट मी टू टेल यू समथिंग विच इज 50% ट्रू एंड 50% जिसके लिए कोई मतलब प्रूफ नहीं है, लेकिन हम लोग उस तरीके से सोच सकते हैं। हम लोग उस तरीके से सोचे तो चलेगा आप लोगों को? थोड़ा सा हाँ अलग सर। आप लोगों को चलेगा? Yes, sir. जो 100% ट्रू नहीं है, जिस तरीके का एक्सप्लेनेशन मैं देने वाला हूं एज अ केमिस्ट जिस तरीके का एक्सप्लेनेशन मैं देने वाला हूं वो एक्सप्लेनेशन कहीं पे भी लिखा नहीं है, कहीं पे भी लिखा नहीं है, लेकिन मुझे आपको क्वांटम नंबर सिखाने हैं। तो क्वांटम नंबर क्यों सीखने हैं? इसका कुछ ना कुछ रिलेशन इसके साथ है, इस फिजिकल फिनोमेनॉन डिस्पर्शन के साथ कोई ना कोई रिलेशन मैं क्या क्वांटम नंबर का लगाने वाला हूं, यही मेरा काम है। तो वो रिलेशन लगाने के लिए 50% ट्रूथ एंड 50% जुगाड़ किया है मैंने। तो मैं आप लोगों को बता दूं ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे बताओ ये प्रिज्म यानी कि क्या है? प्रिज्म बना कैसे है? प्रिज्म इज मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ ग्लास, करेक्ट? इसी से बना है ना? प्रिज्म इज अ मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ ग्लास यानी कि क्वार्ट्ज। यस और नो? यस सर। सब मानते हैं? लेट मी नो, सब मानते हैं कि नहीं प्रिज्म ग्लास से बना हुआ है? हाँ या ना? अरे किसी का प्रिज्म क्या रेती से बना हुआ होता है क्या? किसी का प्रिज्म क्या क्या आयन से बना हुआ होता है क्या? अरे प्रिज्म यानी कि क्या ग्लास का ही सब्सटेंस होता है ना भाई। यस और नो? देखा है क्या कभी प्रिज्म? हाँ या ना? Yes, sir. तो ग्लास से ही बना हुआ होता है कि नहीं, इतना बताओ खैर। Yes, sir. ठीक है, तो मुझे ये बताओ प्रिज्म अगर ग्लास का बना हुआ होता है, गैस यानी ग्लास यानी कि क्या? सिलिका, SiO2, सोडियम, पोटेशियम या बाकी मेटल्स के साथ इसका सिलिका का कॉम्बिनेशन, यही होता है ग्लास। मतलब इस प्रिज्म के अंदर पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के एटम्स होंगे या नहीं होंगे? प्रिज्म के मटेरियल के अंदर, प्रिज्म जिस मटेरियल से बना हुआ है उसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे कि नहीं होंगे? यस और नो? Yes, sir. फटाफट बोलो। आई एम आस्किंग एवरीवन, दिस इज वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रिज्म के अंदर कुछ होगा कि नहीं होगा? प्रिज्म के अंदर कुछ होगा कि नहीं होगा? किसी के प्रिज्म के अंदर कुछ अलग ही है? ओके, तो मुझे बताओ जो एटम्स है उन एटम्स के अंदर क्या होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं कि नहीं होते हैं? एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं कि नहीं होते हैं? एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं कि नहीं होते हैं? एटम के अंदर क्या क्या होता है? कोई भी एटम हो, सिलिकॉन हो, ऑक्सीजन हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, और कोई भी एलिमेंट जिनके कारण ये ग्लास बना हुआ है, जिन मेटल के सिलिकेट के कारण ये ग्लास बना हुआ है, जिन मेटल के गाइस गाइस किसी भी एलिमेंट का एटम होने दो, जितने भी एटम्स यहाँ पे हैं उन एटम्स के पास अपने अपने प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होंगे कि नहीं होंगे? इसमें कोई बड़ी बात है क्या? आपको पता है ना कि एटम किससे बना हुआ होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से, न्यूट्रॉन से। यस और नो? Yes, sir. तो फिजिक्स में कहेंगे कि पर्टिकुलर अरेंजमेंट है प्रिज्म के अंदर किसका? एटम्स का, एंड डेंसिटी ज्यादा है,
तो ये एटम का पर्टिकुलर अरेंजमेंट क्या कर देता है, अलग 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 एंगल में इस रे को क्या कर देता है, डिफ्रैक्शन कर देता है रे का, और इसीलिए उसका सेपरेशन होता है, ऐसा कुछ फिजिक्स कहेगा। यस और नो, यस और नो। लेकिन मुझे ये बताओ, इन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स इस प्रिज्म के एटम के अंदर है वो स्टेशनरी है कि वो भी अपने एटम में, अपने न्यूक्लियस, उस एटम के न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हुए होंगे? क्या होंगे? वो घूमते हुए नजर आएंगे, या घूमते हुए ही प्रेजेंट होंगे वहां पे, या स्टेशनरी होंगे? हर एक एलिमेंट के एटम्स जो प्रिज्म के अंदर है, उन एलिमेंट्स के एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको रिवॉल्व होते हुए नजर आएंगे, वो रिवॉल्व होते हुए होंगे या स्टेशनरी होंगे? फटाफट बोलो। सर रिवॉल्व। तो रिवॉल्व होते होंगे। इन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो उन अपने अपने एटम्स के न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होते हुए ही पाए जाएंगे ना, तो उनका रिवोल्यूशन चल रहा है। कोई भी चार्ज बॉडी अगर रिवॉल्व करता है, कोई भी चार्ज बॉडी अगर घूमता है, तो क्या क्रिएट करता है? किसी भी चार्ज को घुमाओ आप, किसी भी चार्ज को घुमाओ आप, क्या होता है? मैग्नेटिक किसी फील्ड। चार्ज को अगर घुमाओगे तो वो चार्ज अपना क्या क्रिएट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। जोर से बोलो, जय माता दी नहीं, ये जोर से बोलो आंसर, फटाफट बोलो। कोई भी चार्ज अगर घूमता हुआ होगा तो वो क्या क्रिएट करेगा? मैग्नेटिक सर फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन को अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। यस और नो, यस और यस नो। तो इलेक्ट्रॉन को अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड है। जो इलेक्ट्रॉन इस प्रिज्म के एटम्स के अंदर है, इस प्रिज्म के डिफरेंट एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, उनको अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत बड़ा है क्या? इलेक्ट्रॉन इज अ टाइनी चार्ज्ड पार्टिकल और हेवी चार्ज्ड पार्टिकल? फटाफट बोलो। सर टाइनी। इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड भी हम लोग टाइनी मान लिया तो चलेगा क्या? इलेक्ट्रॉन ने जनरेट किया हुआ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइनी है, ऐसा माना तो चलेगा क्या? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन जो है उनके टाइनी मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कहीं से भी लाओ, पाकिस्तान से लाओ, यूएस से लाओ, इंडिया से लाओ, ऑस्ट्रेलिया से लाओ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना पाया जाएगा? फटाफट बोलो। निगेटिव। ओके, हम लोग मानते हैं 1 यूनिट निगेटिव चार्ज है, यानी कि कूलम में कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.602 into 10 to the power माइनस कितना, 19 कूलम्स। यस और नो, ये वैल्यू है इलेक्ट्रॉन के चार्ज की। फिजिक्स में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं हुआ होगा अभी तक, नहीं हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर। ओके, दिस हुआ चार्ज, था सर लास्ट ईयर। this charge is taken as -1 नेगेटिव चार्ज। इसी चार्ज को -1 नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में लिया जाता है। इस वैल्यू को ही -1 कंसीडर किया जाता है, बिकॉज हर टाइम इतना चार्ज हर एक इलेक्ट्रॉन का प्रोनाउंस करना, दिस इज स्टेडियस। तो इतने सारे चार्ज को कूलम में, इतना सारा जो चार्ज है कूलम में नेगेटिव, इसी को माना गया -1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 कंसीडर किया गया। एक्चुअल चार्ज की वैल्यू कूलम्स में ये है, इसी वैल्यू को -1 यूनिट कहा जाता है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 ही चार्ज होगा, या कहीं किसी इलेक्ट्रॉन पे -2 चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन अगर एक है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन लाओ, उसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा? फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। दिस इज कंसेप्चुअल। नाउ वी आर गेटिंग मोर एंड मोर कंसेप्चुअल। हम लोग केमिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, वो तो सब सम बेसिक कंसेप्ट में सब कैलकुलेशन ही था। अब यहाँ पे बताओ, ये जो मैंने लिखा, ये चार्ज किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा, या कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से और से लाया तो उसका चार्ज -2 होगा। हम एलियन थोड़ी ना है। अर्थ के ऊपर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हर एक एलिमेंट में जो भी इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग -1 ही लेते हैं कि नहीं? बिकॉज इट इज फंडामेंटल पार्टिकल। यस और नो? आया ना? यस सर। वैभवी कुछ समझ में आ रहा है? सानिका कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? सानिका, वैभवी कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? शामवी, संस्कृति, Yes, sir. यू गाइस आर गेटिंग मी और व्हाट? दिशा, वेदांत कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेदांत कुछ कह नहीं। Yes, sir. वेदांत भाई तू है क्या, सो गया? ए श्रेयस, वेदांत को उठा रहे सर। है क्या? हाँ सर। बोल रहा है, इधर बोल रहा है सर वो सो गया, मेरे को पर्सनल मैसेज कर रहा है वो। कौन? कौन? तेरा दोस्त। ओके, आदित्य, आर्य, अथर्व समझ में आ रहा है कुछ? गौरव समझ में आ रहा है यस कुछ? सर। तो Yes, माइनस sir. चार्ज ही होगा ना किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, हाँ या ना? फटाफट बोलो, अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। किसी को भी डाउट है लगता है? अरे कहीं से भी इलेक्ट्रॉन लाओ, इट इज फंडामेंटल पार्टिकल,
तो किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल का अगर इलेक्ट्रॉन कंसिडर करोगे -1 ही चार्ज होगा। खाली डिफरेंस क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनका नंबर चेंज होता है, इसलिए प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जो भी है, हर एक एलिमेंट के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 ही होगा। सिर्फ एलिमेंट चेंज हुआ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होगा, लेकिन चार्ज नहीं चेंज होगा, बिकॉज इट इज फंडामेंटल पार्टिकल। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन इज वन एंड द सेम इन एवरी एलिमेंट। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? मास इलेक्ट्रॉन का होता है कितना? हम लोगों ने लिया है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस कितना रे? अरे कितना? 23 या 26 ग्राम, ऐसा इतना मास होता है। तो ये तो निग्लिजिबल मास है और हर एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना ही मिलेगा आपको और चार्ज इतना ही मिलेगा। तो मास एंड चार्ज सेम है हर एक इलेक्ट्रॉन का। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का मास एंड चार्ज सेम है तो उसके रिवॉल्यूशन का स्पीड भी सेम होना चाहिए एंड हर एक इलेक्ट्रॉन ने जनरेट किया हुआ मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होना चाहिए था। यस और नो? यस और नो? हर एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? अरे हर एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? सर सेम होना चाहिए। सेम मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए कि नहीं? यस और नो? शुड पोजेस सेम मैग्नेटिक फील्ड। यस और नो? Yes, sir. ओके, -31 दिशा ने लिख दिया, यहाँ पे मैं -26 लिखा है, -31 ग्राम करो, ठीक है। चलो -28 टू -31 ऐसा करो, ठीक है। तो ठीक है, करेक्शन कर दिया, -31। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम है, लाइट जो पास की उसका मैग्नेटिक फील्ड भी एक ही है। सपोज आप लोगों ने एक टाइप का लाइट रे पास किया है, उसका क्या सेम है? उसका मैग्नेटिक फील्ड भी एक ही टाइप का है। इलेक्ट्रॉन जो अंदर है उनका मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही होना चाहिए। तो लाइट के मैग्नेटिक फील्ड की इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो भी इंटरेक्शन होगी वो इंटरेक्शन एक ही टाइप की होनी चाहिए कि नहीं? देयरफॉर क्या लिख रहा हूं देखो, मैग्नेटिक फील्ड of light and electron should interact, या magnetic field of light and every electron should interact in same way। उनका इंटरेक्शन, लाइट के मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन सेम टाइप का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक ही तरीके से सभी इलेक्ट्रॉन का अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम है, कमिंग लाइट का मैग्नेटिक फील्ड भी वही है, तो सभी इलेक्ट्रॉन के सेम मैग्नेटिक फील्ड का लाइट के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन सेम ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो मैंने लिखा करेक्ट है कि नहीं? फटाफट बोलो। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइट एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉन विच इज सेम। हर एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने सेम माना है, उसका लाइट के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इंटरेक्शन मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, यही यानी कि इंटरेक्शन। इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइट के मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन मतलब क्या? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, ये चीज यानी कि इंटरेक्शन। तो लाइट का मैग्नेटिक फील्ड सेम है, इलेक्ट्रॉन जो अंदर है सभी इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने सेम माना है, तो उनकी इंटरेक्शन या तो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन या रिपल्सिव इंटरेक्शन सेम ही होने चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फटाफट बोलो। अरे लाईटचं मॅग्नेटिक फील्ड सेम आहे, इलेक्ट्रॉन जे आहेत त्यांचं मॅग्नेटिक फील्ड पण सेम आहे, तर लाईटच्या मॅग्नेटिक फील्डची आणि सगळे इलेक्ट्रॉन ज्यांचं मॅग्नेटिक फील्ड सेम आहे त्यांची इंटरॅक्शन सेम टाइपची व्हायला पाहिजे की नाही व्हायला पाहिजे? फटाफट सांगतो। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन Yes, sir. इंटरैक्शन सेम टाइप की होती, लाइट के मैग्नेटिक फील्ड की और इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड की इंटरैक्शन अगर सेम टाइप की होती तो हम लोगों को एक ही कलर्ड पैच दिखता, डिस्पर्शन होके हम लोगों को एक ही कलर्ड पैच दिखता ना, क्योंकि इंटरैक्शन इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड की एंड लाइट के मैग्नेटिक फील्ड की हो रही है, वो अगर सेम टाइप की हो रही होती, इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम होते सभी इलेक्ट्रॉन के, तो लाइट के मैग्नेटिक फील्ड एंड सेम इलेक्ट्रॉन के सेम सभी इलेक्ट्रॉन के सेम मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन सेम तरह की होती एंड हम लोगों को एक ही कलर्ड पैच दिखता। हम लोगों को तो डिफरेंट कलर के पैचेस दिख रहे हैं, रेनबो टाइप दिख रहा है हम लोगों को। डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज ऑकरिंग इन 7 कंपोनेंट्स। हम लोगों को एक पैच, एक कलर्ड पैच बाहर आते हुए नहीं दिखा। रेड कलर्ड लाइट बाहर आ गई, ऑरेंज कलर्ड लाइट बाहर आ गई, ब्लू कलर्ड लाइट बाहर आ गई, ऐसा नहीं दिखा हम लोगों को। 7 डिफरेंट कलर्ड पैचेस हम लोगों को दिखे हैं। इसका मतलब क्या है? लाइट के मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है वो सेम तरह की नहीं है।
मतलब अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड लाइट के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को डिस्पर्शन 7 कलर में दिखा। कुछ समझा? कुछ समझा? कुछ समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। कुछ समझा कि नहीं? तो समझे सर। तो स्क्रीनशॉट कर लो, अनऑफिशियली स्क्रीनशॉट कर लो। यू नीड नॉट टू राइट दिस इन द नोट्स, अनऑफिशियली इसका स्क्रीनशॉट कर लो, ये नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कर लो स्क्रीनशॉट। कर लिया? कर लिया? यस सर। यस सर। यस सर। रब कर दूं? अब रब कर दूं? सर एक डाउट था यस सर। सर, अगर हमने वो जो 7 कलर हमें मिले डिस्पर्शन के बाद, तो हाँ। अगर हमने से वो 7 कलर प्रिज्म पे डाले तो हमें एक बीम मिलेगा क्या लाइट का? अभी प्रिज्म उसमें से कुछ ना कुछ तो एब्सॉर्ब करेगा ना, प्रिज्म के पार्टिकल, बराबर। प्रिज्म के पार्टिकल क्या करेंगे, इसमें से कुछ ना कुछ एब्सॉर्ब करेगा। आपको कुछ दिख भी सकता है, कुछ नहीं भी दिख सकता, बराबर। रिटर्न तू वापस ये 7 कलर डालना चाह रहा है, तो एक भी मिलेगा क्या, ये तू पूछ रहा है। लेकिन जैसे इसको अपने मैग्नेटिक फील्ड है, किसको किसको लाइट एक को। को अपना मैग्नेटिक फील्ड था, वैसे इन 7 रेज को भी अपना अपना टाइनी मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं? तो उनका इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होगा, ये तो ये सब्सटेंस ही पता करेगा, बराबर ना। उसके लिए और सोफिस्टिकेटेड क्या करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कि रिवर्स करना पॉसिबल है कि नहीं, लेकिन रिवर्स करना पॉसिबल कैसे होगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन एंड इन वो अपने अपने मैग्नेटिक फील्ड है, इनकी भी इंटरेक्शन वापस होगी कि नहीं होगी, और वो इंटरेक्शन क्या होगी, ये हम लोग एक्सपेरिमेंट किए बिना या सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट के बिना यहाँ से नहीं बता सकते। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। ये तो एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। सो ये रब कर दो गाइस, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस सर। यस सर। देखो मैं क्या कहता हूँ, ये रब कर देता हूँ पार्ट। अब मैं क्या कहता हूँ, हम लोगों को क्या मिलना चाहिए था, क्या मिलना चाहिए था हम लोगों को, फटाफट बोलो। सेम तरीके से इंटरेक्शन होके हम लोगों ने माना, यहाँ पे लिखता हूं, देयरफॉर we should have got a single broad colored beam of light on dispersion, but on dispersion we are getting 7 colored components of light, लाइट के 7 कलर हम लोगों को मिल रहे हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या निकालेंगे हम लोग, इसका कंक्लूजन क्या निकालेंगे हम लोग, इसका कंक्लूजन यही निकाल सकते हैं कि इसका कंक्लूजन तो यही निकाल सकते हैं कि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड्स अलग अलग होंगे, इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड्स अलग अलग होंगे। इट मींस, तो इट मींस की जगह पे वी कैन कंक्लूड, ऐसा लिखता हूं। Therefore it can be concluded that electrons have different magnetic fields which interact differently with magnetic field, यानी कि that of light, and therefore light disperses into, light क्या हो रही है, disperses into 7 components। समझ में आया कि ये हिंदी में लिख के दूं? समझ में आया सबको? क्या लिखा मैंने कि हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, फटाफट बोलो। हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट है, इसीलिए लाइट का 7 कंपोनेंट्स में डिस्पर्शन हुआ। यस और नो? दिस इज व्हाट वी कैन कंक्लूड और नॉट?
दिस इज व्हाट वी कैन कंक्लूड और नॉट? यही कंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। शाम्वी, वैभवी, सानिका, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। समझा कुछ? गौरव, शाम्वी, संस्कृति, ओम, यस सर। अरे समझा कुछ? वेदांत, तनय, करण, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ये है मॉरल ऑफ द स्टोरी। इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, हाउ कम इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव different magnetic fields despite of same charge and mass? सेम चार्ज एंड मास होते हुए भी इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड, हर एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट कैसे हो सकता है? कैन एनीबॉडी आंसर? क्यों हो सकता है डिफरेंट? इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट है, ये तो कंक्लूड करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है। अरे कुशल, एटॉमिक वेट डिफरेंट है, एटॉमिक वेट से लेना देना नहीं है कुशल, इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहे हैं ना हम लोग। गाइस वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन सर नाउ। उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग है। हाँ, क्या क्या क्या? उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, इसकी वजह से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल इलेक्ट्रॉन, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम के अलग है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम के अलग है। ओके सर, देयर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, संस्कृति सेइंग डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। चलो एक बात मान ली, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, लेकिन कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज स्पिन करेंगे, कुछ एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेंगे, यही होगा ना? तो क्लॉकवाइज स्पिन के कारण एंड एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के कारण दो अलग अलग टाइप के नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने चाहिए थे। तो ज्यादा से ज्यादा दो बीम ऑफ लाइट मिलने चाहिए थे, सात क्यों मिले? संस्कृति तेरा भी कहना करेक्ट है, लेकिन तेरा कहना पार्टली करेक्ट है। यू आर टॉकिंग अबाउट स्पिन बेसिकली। तो स्पिन दो टाइप के होते हैं इलेक्ट्रॉन के, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो दो तरीके के मैग्नेटिक फील्ड बनने चाहिए थे एंड दो ही कलर्ड पैचेस या बीम्स बाहर आनी चाहिए थे, साथ साथ आ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड और डिफरेंट है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? चार्ज एंड मास तो सेम है, चार्ज एंड मास सेम होते हुए भी इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड्स डिफरेंट कैसे होंगे? एनी आइडिया? थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस चेंज हुआ, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम ज्यादा हुआ, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? बिकॉज इट इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस ना। तो न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस कम ज्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? यस और नो? होगा सर। यस और नो? आर यू गेटिंग मी? यस सर। के अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन दूर है, कुछ इलेक्ट्रॉन पास है, जो पास वाले हैं उन पे अट्रैक्शन न्यूक्लियस का ज्यादा है, जो दूर वाले उन पे अट्रैक्शन कम है, तो उसका कुछ इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? यस और नो? इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, उस डिस्टेंस का इलेक्ट्रॉन ने क्रिएट किए हुए अपने मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कुछ इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। मतलब पोजीशन मैटर करती है। क्या डिफरेंट होगी? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिफरेंट होगी इन एन एटम। इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन अलग अलग होगी, इसीलिए वो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी चीज, अगर पोजीशन अलग अलग है, डिस्टेंस न्यूक्लियस से कम ज्यादा है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स कम ज्यादा एक्ट हो रहा है, तो एनर्जी भी कम ज्यादा हो सकती है ना इलेक्ट्रॉन की। किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम, किसी की ज्यादा। जो अवे है न्यूक्लियस से, जो अवे है न्यूक्लियस से, वो तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन से फ्री है ना, तो इट इज फ्री टू मूव। तो मान लेंगे कि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। जो पास है उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम है, न्यूक्लियस उसे होल्ड किए हुए रख रहा है, तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी? इट इज नॉट दैट मच फ्री टू मूव, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। उसकी एनर्जी क्या होगी? कम। तो पोजीशन एंड एनर्जी डिफरेंट हो सकती है इलेक्ट्रॉन की, एंड उन्हीं के कारण मैग्नेटिक फील्ड्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। दिस कैन बी कंक्लूडेड। यस और नो? समझ में आ रहा है कुछ गाइस? समझ में आ रहा है? हाउ कम इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड्स डिस्पाइट ऑफ सेम मास एंड सेम चार्ज? सेम मास एंड चार्ज होते हुए भी इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट क्यों हो सकते हैं? उनकी एनर्जी एंड पोजीशन डिफरेंट होने के कारण। यस और नो? आर यू गेटिंग मी? यस समझ में आ रहा सर। है सबको? समझ में आ रहा है सबको? आया ना? कुछ समझा? यस सर।
आया ना? यस सर। स्वराज, यस सर। आर्य, आदित्य, अथर्व, कुछ समझा कि यस नहीं? सर। यस सर। ये लॉजिकल लग रहा है जो मैं स्पीक कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, या इलॉजिकल लग रहा है? ये लॉजिकल है कि इलॉजिकल है? फटाफट बोलो। लॉजिकल। ये लॉजिकल है ना? तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो। वी कैन गेट बैक टू द कंक्लूजन। डायरेक्टली कंक्लूजन लिख देते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि क्वांटम नंबर्स में इसका यूज क्या है, क्वांटम नंबर्स का और इसका रिलेशन क्या है। कर लो स्क्रीनशॉट। दिशा समझ में आ रहा है ना? दिशा, Yes, sir. वेदांत, वैभवी, यस सर। संस्कृति, सानिका, यस, समर्थ है कि नहीं? समर्थ आया ही नहीं है। वेरी गुड। ओके, ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट हो गया तो रब कर दो। हो गया सर। हो गया सबका स्क्रीनशॉट? श्रेयस कुछ समझा कि नहीं? श्रेयस, बोथ श्रेयस, यस सर। करण, गाइस हाय ना बोलो। हर्ष, यस सर। हर्ष, गौरव तो चुप ही है। यस सर। यस सर। ओके, तो अब ये रब कर दिया मैंने सब कुछ। अब कंक्लूजन पे आके पहुंचे हम लोग। अब कंक्लूजन के ऊपर आके हम लोग पहुंचे हैं। तो इतना सारा बेसिक आप लोगों को मुझे पढ़ाना पड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे आप लोगों को क्वांटम नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। तो अब क्या कंक्लूड कर सकता हूं? कंक्लूजन यही निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स in an atom must have क्या? different position and energies, therefore they have different magnetic field strengths। तो इसी की वजह से उनके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी अलग अलग है, क्योंकि उनकी पोजीशन एंड एनर्जीज अलग अलग है। एंड देयरफॉर it's important to determine क्या? position and energy of an electron or of electrons in an atom। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड एनर्जी के बारे में क्या करना, पता करना किसी भी एटम के लिए अब जरूरी है, क्योंकि ये जो फिनोमेनन देखा हम लोगों ने, मैग्नेटिक फील्ड्स अलग अलग है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे हम लोगों ने कि डिस्पर्शन हो रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स के अलग अलग होते हैं। इस कंक्लूजन पे आके हम लोग पहुंचे हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स अलग अलग क्यों है? पोजीशन एंड एनर्जीज अलग अलग है इलेक्ट्रॉन्स की, तो पोजीशन एंड एनर्जीज अलग अलग है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, इसका डिफरेंट इफेक्ट्स हो रहा है। तो ये जो पोजीशन एंड एनर्जीज अलग अलग है, इसके डिफरेंट इफेक्ट्स है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर ये अलग अलग पोजीशन एंड एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इफेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड एनर्जी अलग अलग होने के कारण डिफरेंट फिनोमिनॉन्स, डिफरेंट प्रॉपर्टीज उस एटम को आ जाती है। तो हम लोगों को ऐसे फिनोमिनॉन्स, ऐसे डिस्पर्शन जैसे फिनोमिनॉन, या फिर अब आपको समझाता हूँ, पर्टिकुलर ये एटम है, इसका ये पर्टिकुलर ऑर्बिटल है जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। दूसरा एटम ऐसा है जिसका ये पर्टिकुलर ऑर्बिटल है जिसका एक इलेक्ट्रॉन है। ये पर्टिकुलर ऑर्बिटल, ये पर्टिकुलर ऑर्बिटल, इनकी एनर्जीज अगर इक्विवेलेंट हो तब जाके ये एक दूसरे में क्या होंगे? मिक्स, एंड इनकी इलेक्ट्रॉन का पेयर होकर क्या बनेगा? बॉन्ड। तो जो बॉन्ड बनता है, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण बनता है दो एटम के बीच, उनके ऑर्बिटल की एनर्जीज क्या है? उनकी ऑर्बिटल की एनर्जीज क्या है? मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज क्या है? ऑर्बिटल की एनर्जीज क्या है? मतलब ऑर्बिटल की एनर्जी जितनी होती है उतनी ही वहां पे रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। ऑर्बिटल की एनर्जी जितनी होगी उतनी ही वहां पे रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यानी कि ऑर्बिटल की एनर्जी के ऊपर डिपेंड होता है कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ
जिन ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में यूज हुए, जिन ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हुए, उनकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड होता है, उनकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड होता है। बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इस इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर इस एटम एंड इस एटम का अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों एटम स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रख रहे हैं, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। लेकिन एक एटम और दूसरा एटम, इनकी एनर्जीज में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर तो बना, बॉन्ड तो बना दोनों के बीच में, लेकिन दोनों की एनर्जीज में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो दोनों में से एक एटम का न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा, वीकली अट्रैक्ट करके रखेगा। तो वो बॉन्ड कैसा होगा, वीक, यानी कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल्स में है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड है। एंड डिस्पर्शन जैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही डिपेंड है। तो इंपॉर्टेंट क्या है हम लोगों के लिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन पोजीशन एंड एनर्जी। क्यों, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कि वीक, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिस्पर्शन जैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज किससे रिलेटेड है, पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से ये रिलेटेड है। तो पोजीशन एंड एनर्जी किसकी डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट है, पोजीशन एंड एनर्जी किसकी डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स की इन एन एटम। एंड इसी के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, इसी के लिए हम लोगों को क्वांटम नंबर्स हेल्प करते हैं। किसके लिए, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करना। क्यों, बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी या बॉन्ड फॉर्मेशन जैसी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी इलेक्ट्रॉन के पोजीशन एंड एनर्जी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डिटरमाइन पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर क्या पोजीशन एंड एनर्जी, ये डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट है। तो ये डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों को कौन हेल्प करता है, क्वांटम नंबर्स। हैव यू गाइस गॉट दिस, क्वांटम नंबर क्यों पढ़ने, समझ में आया, क्वांटम नंबर्स क्यों पढ़ने, समझ में आया, Yes, sir. क्वांटम नंबर क्यों पढ़ना है, सबको समझा गाइस, डिड यू गेट दिस, सबको समझा क्वांटम नंबर्स क्यों पढ़ना है, क्वांटम नंबर क्यों पढ़ना है, क्वांटम नंबर क्यों पढ़ना है, समझा सबको। अरे अथर्व, आदित्य, आर्य, दिशा, गौरव, हर्ष, समझा। यस सर. चला मराठीत Yes, सांग. sir. यस चला, सर. बघा डिस्पर्शन का झालंय, आपण मानलं काय, आपण काय कन्क्लूड केलंय की एनर्जीज कुणाची, इलेक्ट्रॉनची पोझिशन एंड एनर्जीज वेगळे आहेत, म्हणून मॅग्नेटिक फील्डच्या स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉननी क्रिएट केलेल्या मॅग्नेटिक फील्डच्या स्ट्रेंथ पण वेगळ्या आहेत, आणि मॅग्नेटिक फील्डच्या स्ट्रेंथ वेगळ्या आहेत, म्हणून आपल्याला 7 कलर मध्ये डिस्पर्शन मिळालं. म्हणजे डिस्पर्शन ही जी फिजिकल प्रॉपर्टी, हा जो फिजिकल फिनोमिनॉन आहे, तो होण्यामागचं कारण काय, प्रिझमच्या आतमध्ये जे ऍटम्स आहेत त्यांचे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्यांचे मॅग्नेटिक फील्ड वेगळे आहेत असं आपण कन्क्लूड केलंय, बरोबर. म्हणजे डिस्पर्शन सारखी फिजिकल प्रॉपर्टी पण कशाशी रिलेटेड आहे, इलेक्ट्रॉनच्या पोझिशन अँड एनर्जीवरती डिपेंड आहे. कारण इलेक्ट्रॉनची पोझिशन एनर्जी बदलली, मॅग्नेटिक फील्ड त्यांनी क्रिएट केलेले बदलले, आणि डिस्पर्शन आपल्याला दिसलं. म्हणजे डिस्पर्शन इज डिपेंडंट ऑन पोझिशन अँड एनर्जी अँड मॅग्नेटिक फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. तसंच बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये बॉन्ड स्ट्रॉंग फॉर्म होते की वीक, हे कशावरती डिपेंड असणार आहे, कोणते इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये, कोणत्या ऑर्बिटलचे कोणते इलेक्ट्रॉन, किती एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन यूज झाले बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये, त्याच्यावरती ठरणार आहे बॉन्ड स्ट्रॉंग असणारे की वीक. म्हणजे बॉन्ड फॉर्मेशन सारख्या प्रॉपर्टीज पण कशावरती डिपेंड असतात, कोणते इलेक्ट्रॉन, कोणत्या ऑर्बिटलचे इलेक्ट्रॉन, किती एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन यूज झाले बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये, त्याच्यावरती डिपेंड असतं बॉन्ड वीक असेल की स्ट्रॉंग. म्हणजे बॉन्ड फॉर्मेशन सारख्या प्रॉपर्टीज, डिस्पर्शन सारख्या बऱ्याच प्रॉपर्टी, अशा खूप साऱ्या प्रॉपर्टीज स्टडी करण्यासाठी काय इम्पॉर्टंट आहे, अशा प्रॉपर्टीज जर स्टडी करायच्या असतील, त्यांचं रिझन फाइंड आउट करायचं असेल की बॉन्ड फॉर्मेशन कसं होतं, का होतं, स्ट्रॉंग होईल की वीक होईल, डिस्पर्शन होईल की नाही होईल, अजून बऱ्याचशा फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज कशावरती डिपेंड असतात, पोझिशन अँड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऍटम, त्याच्यावरती डिपेंड असतात. इलेक्ट्रॉनच्या पोझिशन आणि एनर्जीवरती बऱ्याचशा फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड असतात. आणि म्हणून इलेक्ट्रॉनच्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज जर आपल्याला स्टडी करायच्या असतील, किंवा काय आपल्याला पर्टिक्युलर कंपाऊंडच्या, पर्टिक्युलर ऍटमच्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करायच्या असतील, तर इलेक्ट्रॉन त्याच्यामध्ये जे आहेत, किंवा जो इलेक्ट्रॉन आहे त्याचं काय, त्याची पोझिशन अँड एनर्जी डिटरमाइन करायला पाहिजे, आणि त्याच्यासाठीच आपल्याला क्वांटम नंबर हेल्प करतात. समजलंय का, समजलंय का सगळ्यांना गाइस, डिड यू गेट दिस. हो सर. यस सर. सबको समझा. यस सर. तो ये चाहिए तो स्क्रीनशॉट कर लो. दिस इज मॉरल ऑफ द स्टोरी.
इतना सारा जो बताया मैंने सिर्फ इतने पार्ट के लिए बताया। अगर मैं डायरेक्टली कहता कि पोजिशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों को क्वांटम नंबर हेल्प करते हैं, तो आपको ये लाइन मगअप करनी पड़ती, लेकिन अब मगअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको समझ में आया है कि हम लोगों को पोजिशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्यों डिटरमाइन करनी है, और ये डिटरमाइन करने के लिए क्वांटम नंबर्स हेल्प करते हैं। अब ये ज्यादा अच्छी तरीके से याद रहेगा। हैव यू गाइस गॉट दिस? समझा सबको? समझा सबको? यस सर। यस सर। संस्कृति समझा? सबको समझा क्या? सबको समझा कि नहीं समझा? यस आया सर। ना? ओके। यस सर। अरे गौरव कुछ समझा? शानवी, सानिका कुछ समझा? यस सर। कुछ समझा? वैभव कुछ समझा? कर लो स्क्रीनशॉट। हो गया स्क्रीनशॉट? हो गया स्क्रीनशॉट? तो कल क्वांटम नंबर की डेफिनेशन बताऊंगा, और कल से एक्चुअल क्वांटम नंबर स्टडी करना हम लोग स्टार्ट कर देंगे। कल से एक्चुअल क्वांटम नंबर स्टडी करना हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो कल से लेक्चर मिस नहीं करना है, कल से लेक्चर मिस नहीं करना है। आज तक मिस किया होगा किसी ने तो उसको बोल दो कि कल से मिस ना करें। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको वो हाइपोथेटिकल मतलब लॉजिकल, जिस तरीके से मैंने आपको डिस्पर्शन का रिलेशन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट मैग्नेट के फील्ड के साथ रिलेशन बताया, वैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन का रिलेशन भी मैंने आप लोगों को किसके साथ बताया? इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के साथ बताया। और फिर बताया कि पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड करना जरूरी है, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एनर्जी के ऊपर ही डिपेंडेंट है, एंड उसके लिए हम लोगों को क्वांटम नंबर्स हेल्प करते हैं। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझा होगा कि एटलीस्ट क्वांटम नंबर हम लोगों को क्यों पढ़ने हैं, इन दो चीजों को डिटरमाइन करने के लिए, किसकी? इलेक्ट्रॉन की। एंड क्यों इन दो चीजों को डिटरमाइन करना जरूरी है? इन प्रॉपर्टीज की स्टडी के लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझा होगा। यहाँ से आगे का पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने दूसरी लेक्चर में आपको इंट्रो दे दिया, कल की लेक्चर में भी इंट्रोडक्शन दिया था, आज की लेक्चर में भी इंट्रोडक्शन दिया है। सो आई होप आपको ये समझा होगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं गाइस। ठीक है, बाय गाइस, विल मीट टुमारो। चलो ठीक है, थैंक यू। सर बोलो। सर आप स्टेट बोर्ड के बुक्स के न्यूमेरिकल्स का वीडियो आप अपलोड करने वाले थे ना? बोर्ड की न्यूमेरिकल जो वीडियो जो है ना, वो हिंदी मीडियम के लिए, मतलब जो सीबीएसई की बैच मैंने रन की थी उसके लिए नहीं है, मराठी मीडियम की है। तो मैं पहले मराठी मीडियम की अपलोड कर देता हूँ, उसमें से कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। अगर नहीं आया तो सैटरडे संडे एक्स्ट्रा सेशन ले लेंगे, डोंट वरी, मैं अपलोड कर देता हूँ, चलेगा? मराठी मीडियम के है वो, ओके सर। चलेगा क्या वो? आई होप तुझे चलेगा वो। हेलो, आर यू देयर? दिशा, दिशा, अरे किधर गए? अभी बोल रहे थे, अरे मराठी मीडियम के अपलोड किया तो चलेगा क्या? ठीक है, ओके सर। हाँ ओके, चलो बाय गाइस, विल मीट टुमारो। थैंक यू सर। बाय सर। बाय एवरीवन, बाय।